हेलो दोस्तों, एचपीजीएस जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हरेंद्र आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ ज्योग्राफी की एक नई क्लास के साथ। मित्रों, जो भारत का भूगोल चल रहा है आज उसकी जो क्लास है आपकी वो 10वीं क्लास है, ठीक है ना। और इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र, ठीक है मित्रों। अच्छा, आप लोगों ने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी सदस्यता ग्रहण नहीं की है या हम ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मित्रों। चलिए तो बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। देखिए, अगर हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो जो गंगा नदी तंत्र है वो भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अगर हम इसके क्षेत्र को देखें तो 8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये विस्तरित है, ठीक है ना। 8 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तरित है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि गंगा कहाँ से उदित होती है, कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे ये आगे बढ़ती है। और इससे जो भी वनडे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा में देखो, आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, ये एक गंगोत्री है ना। केवल अगर आपको ये पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से निकलती है तो आपका एक जवाब होता है, वो होता है गंगोत्री निकलती है। और ये जो गंगोत्री है ना, यहाँ पे भी एक जगह है गोमुख। तो गंगा गंगोत्री नामक स्थान के गोमुख से निकलती है। सही मायने में ये गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है। यहाँ से जो स्थान है वो गोमुख है, वहां से निकलती है। और गोमुख से जो धारा निकली है ये आप काली वाली देख रहे होंगे, ये भागीरथी है। कौन सी है ये? तो ये भागीरथी है। और ऐसे ही एक धारा आप ये देख रहे होंगे जो बद्रीनाथ से निकलती है। सही मायने में बद्रीनाथ के पास एक जगह है, या बद्रीनाथ में ही एक जगह है जिसका नाम है सतोपथ। सतोपथ, तो ये सतोपथ से निकलती है। यहाँ से ये जो काली लाइन दिख रही है आपको, ये जो आ रही है, इसी काली लाइन का नाम ये लिखा है काले से अलकनंदा। तो ये वाली अलकनंदा है और ये वाली क्या है? भागीरथी है। सही मायने में जहां पे ये मिलती हैं, मिलने का स्थान है देवप्रयाग। और इस देवप्रयाग से ही इन दोनों के मेल को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों के मेल को गंगा कहा जाता है। बात क्लियर हुई? अब देखिए, इसकी कई एक सहायक नदियां हैं। अलकनंदा में देवप्रयाग तक आने से पहले कई नदियां मिलती हैं और अलग अलग जगह मिलती हैं जिनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप देखिए, सबसे पहले धौली गंगा आकर इससे मिलती है विष्णु प्रयाग में। ये वाली जो जगह है वो क्या है? विष्णु प्रयाग है। तो धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है। उसके बाद नंदाकिनी जो मिलती है वो नंद प्रयाग में मिलती है। उसके बाद पिंडर जो मिलती है वो कर्ण प्रयाग में मिलती है। उसके बाद इधर से एक निकलती है केदारनाथ से, ठीक है, मंदाकिनी, और वो कहाँ मिलती है? रुद्र प्रयाग में। और फिर ये पूरा सभी नदियों का जो मेल है ये सब अलकनंदा में मिलने के बाद अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने के बाद ही गंगा का नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। इससे पहले अलग अलग इसको अलकनंदा, ये भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ से फिर ये ऋषिकेश पहुंचती है और ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचती है, ठीक है। हरिद्वार की विशेषता ये है कि यहाँ तक आप देखेंगे कि हरिद्वार से पहले पहले अब तक ये जितना भी क्षेत्र था सब पहाड़ हैं या हिमालय है। पूरा ये क्षेत्र हिमालय है। इतना जो गंगा का एरिया है ये सब हिमालय पर बहती है। और हिमालय के बाद अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें कि गंगा मैदानी क्षेत्र में कहां से बहना शुरू होती है, तो यहां से मैदानी क्षेत्रों में बहती है। मैदानी जो क्षेत्र में बहती है हरिद्वार से। कहां से बहती है? तो हरिद्वार से बहती है। याद रखना इस पॉइंट को। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा, ठीक है ना। ये 3 बड़ी जगह हैं और इसका कारण है कि 3 नहरें यहां से निकलती है। ऊपरी नहर यहां से जो निकलती है, ऊपरी नहर निकलती है। यहां से जो मध्य नहर निकलती है और यहां से निकलती है निचली नहर। कौन सी? निचली नहर। जो निचली गंगा नहर है ना, निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर और निचली गंगा नहर। तो 3 नहरें, एक हरिद्वार से निकलती है, एक बिजनौर से और एक निचली गंगा नहर नरोरा से निकलती है, ठीक है नहीं। तो वो सब इसी से निकलती है। इसके बाद ये बहती चली जाती है और प्रयागराज में इसमें आके मिल जाती है आपकी यमुना।
यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर पर एक जगह है बंदरपूंछ। क्या जगह है? बंदरपूंछ। तो यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ से निकलती है यमुना, और यमुना आके कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। ये पूरी जो दूरी तय करती है यमुना 1376 किलोमीटर की लंबाई। यमुनोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज तक 1376, यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये गंगा में ही मिल जाती है, और ये हो जाती है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। अच्छा, अगर देखो यमुना की सहायक नदियों को देखें तो मैंने लिख दी है, केन है आपकी, ये धनास और बेतवा है। धनास बेतवा में मिलके ये मिल जाती हैं। इसके बाद काली सिंध है, और चंबल, और ये बनास, ये यमुना की सहायक है। अभी हम गंगा पढ़ रहे हैं तो फोकस गंगा पे रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से गंगा बहती हुई जाती है। और देखो अब आपको पूछा जाता है कि कितने राज्यों से गंगा बहती है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है उद्गम। अगर उद्गम की बात करें तो आप लोग समझ गए, उद्गम वास्तव में जब भी पूछा जाएगा तो आप इसे बताएंगे, गोमुख को बताएंगे। तो कहां से उद्गम है इसका? तो इसका उद्गम है गोमुख से। गोमुख गंगोत्री, गोमुख गंगोत्री से माना जाता है गंगा का उद्गम। अगर गंगा की कुल लंबाई की बात करें कि यहां से पूरा निकल के जब तक बंगाल की खाड़ी में गिर रही है तब तक लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 25-25। कितना है? 25-25 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, ठीक है ना। और अगर हम राज्यों में लंबाई को देखें, कितने राज्यों से ये गुजरती है, तो देखो ये गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए कौन कौन से हैं राज्य, और किस किस राज्य में इसकी लंबाई कितनी है। तो पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहला राज्य है इस क्रम में आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड से बहती है गंगा। उत्तराखंड के बाद आता है क्रम में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से बहती है। फिर ये आ जाता है क्रम में आपका बिहार, तो बिहार से बहती है। बिहार के बाद आ जाता है झारखंड, झारखंड, तो झारखंड से बहती है। झारखंड के बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से बहती है। और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र, जो जमुना के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना। तो जमुना के नाम से जो ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, उसके मिलने के बाद नीचे यहाँ एक और मिलती है मेघना, और मेघना के मिलते ही मेघना के नाम से सीधी कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में, जिसको आप कहेंगे गंगा सागर द्वीप या गंगा सागर में। तो गंगा सागर में जाके मिल जाती है। ये कहाँ मिलती है? गंगा सागर में। तो गंगा सागर में जाके ये मिल जाती है, ठीक है ना। अच्छा, तो राज्य पूछे जाए कितने हैं, तो 5 राज्यों से। 5 राज्यों में कितनी कितनी बहती है वो देखिएगा। तो 5 राज्यों में सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में ये बहती है 340 किलोमीटर बहती है ये आपकी उत्तराखंड में। उसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी में बहती है ये 1110 किलोमीटर। यूपी में नहीं, एक मिनट, ये दोनों में बहती है 13, और हाँ, तो ये नहीं भाई, ये जो बहती है भैया आपकी, ये यूपी में 1140 बहेगी, और यहाँ पे बहेगी 310 किलोमीटर बहेगी, यहाँ 1140। कुल मिला के जब ये दोनों एक थे तब ये बहती थी 1450। तो कई एक जगह आपको 1450 भी मिल जाएगा, पर जब से अलग अलग है तब से 310 किलोमीटर उत्तराखंड में, 1140 किलोमीटर बहती है आपके यूपी में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में बहती है ये 455 किलोमीटर। झारखंड की बात करते हैं तो 40 किलोमीटर, जो सबसे कम है। पश्चिम बंगाल में बहती है 520। तो ये जो है इतनी, ये तो बहती है आपकी भारत में। इसके अलावा जो शेष लंबाई है वो इसकी बहती है बांग्लादेश में। तो कुल मिला के ये बैठेगा लगभग 2176 के आसपास बैठता है, ठीक है ना। बाकी की जो रह गई लंबाई 2525 में से वो बहती है आपकी बांग्लादेश में, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, ये कभी कभी ये और पूछ लेता है कि यूपी में कहां से प्रवेश करती है। तो देखो उत्तराखंड से आप लोग देख पा रहे हैं ये निकलती है
बिजनौर, बिजनौर तक, बिजनौर से ये प्रवेश करती है आपका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर से प्रवेश करती है। और बिजनौर से प्रवेश करते हुए कहां तक जाती है, तो बिजनौर से प्रवेश करते हुए जाती है गाजीपुर तक। कहां तक, गाजीपुर तक। इस क्रम में कई बार पूछ लेता है कि कुल जिले कितने पड़ते हैं, या गंगा यूपी के कितने जिलों से बहती है, तो गंगा यूपी के 28 जिले, कुल कितने जिले हैं यहाँ तक, 28 जिले। तो गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, इसे भी याद रखना, ठीक है भाई। अगला बिहार की बात करें तो बिहार में कहां से प्रवेश करती है, तो बिहार में ये प्रवेश करती है आपका छपरा से और भागलपुर तक जाती है, ठीक है नहीं, छपरा से प्रवेश करती है, भागलपुर तक जाती है। उसके बाद झारखंड में साहेबगंज, साहेबगंज और पाकुड़ को भी थोड़ा सा टच करती है। इसके अलावा फिर ये बंगाल में प्रवेश कर जाती है, और बंगाल में जो इसका प्रवेश है वो मालदा से मुर्शिदाबाद। बंगाल में कहाँ है, तो बंगाल में है आपका मालदा, मालदा से प्रवेश करती है मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो ये आपका रहता है बंगाल में, बंगाल में मालदा से प्रवेश करके मुर्शिदाबाद से निकलती हुई फरक्का बांध बनाती है, वहां जो फरक्का बांध बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये दो वितरकाओं में बंट जाती है, एक हुगली वितरका है इसकी, और दूसरी जो है जैसे ही प्रवेश करती है आपके बांग्लादेश में पद्मा बन जाती है। क्या बन जाती है, पद्मा। तो पूछ लेता है कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना बांग्लादेश में इसको कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, मुर्शिदाबाद के बाद। अगला देखिए झारखंड में, तो मैंने बताया आपको झारखंड में साहेबगंज, साहेबगंज जो जिला है अधिकतर तो ये इसी में बहती है, थोड़ा सा पाकुड़ को टच करती हुई निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो रहता है इसका रास्ता। और अब देखिए बात करते हैं इसकी अन्य विशेषताओं की। तो देखिए सबसे पहले गिरने का स्थान मैं बता दिया आपको कहाँ है। इसके बाद इसकी सहायक नदियां और इसके दोआबों को और देखते हैं। तो देखो सहायक नदियों की बात करें तो गंगा की कई एक सहायक नदियां हैं, ठीक है नहीं। आप इसकी सहायक नदियों को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। गंगा की सहायक नदियों को दो तरह से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें गंगा की सहायक नदियों को, तो वही मैंने आपको बताया, दाएं से और बाएं से, दाएं से मिलने वाली नदियां और बाएं से मिलने वाली नदियां। हम देखेंगे दाएं से मिलने वाली, दाएं से मिलने वाली नदियां, और एक देखेंगे बाएं से मिलने वाली नदियां, ठीक है ना। तो जो दाएं से मिलने वाली नदियां हैं, तो बाएं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है, उनको देखिएगा। इसमें गंगा में जो बाएं ओर से हैं वो ज्यादा नदियां मिलती हैं, दाएं ओर से कम नदियां मिलती हैं, ठीक है। जैसे देखो दाएं ओर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी जो इसकी सहायक है यमुना मिलती है, ठीक है नहीं। यमुना के अलावा यहाँ सोन बहुत प्रमुख है, कई बार पूछी गई है, सोन मिलती है। और देखो सोन नदी की जब भी बात करेंगे तो सोन नदी बिल्कुल इधर से जाती है, स्ट्रेट ऐसे जाके मिलती है। तो कई बार पूछता है आपको कि दक्षिण की तरफ से सीधा आकर कौन सी नदी मिलती है गंगा में, तो वो कौन सी है, वो है आपकी सोन नदी, तो इसको याद रखिएगा। एक और पूछता है कि उत्तर की तरफ से आकर सीधी कौन सी मिलती है, तो ऊपर से कोसी मिलती है सीधी, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर बाईं ओर की बात करें तो बाईं ओर कई एक नदी हैं जिनमें आप देखेंगे रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, रामगंगा है आपकी, इसमें गोमती है, घाघरा है आपकी इसमें क्रम में, और इस क्रम में आपकी कोसी है, गंडक है, इसमें आपकी गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये तमाम इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा लास्ट में जो सबसे अंतिम है, तो कभी पूछा जाए सबसे अंतिम कौन सी है, तो वो है आपकी हुगली। सबसे अंतिम कौन सी है, हुगली, जो मैंने बताया मुर्शिदाबाद से दो भागों में बढ़ जाती है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी अंतिम जो सहायक नदी रहती है, सहायक क्या इसकी वितरिका है, वो वितरिका मतलब इसी में से निकल के जा रही है, ठीक है ना, तो वो हुगली है। तो इस तरह से ये प्रमुख है, ठीक है। आगे देखिएगा तो ये सहायक नदियों के अलावा इसके जो दोआब क्षेत्र हैं वो भी बहुत प्रमुख हैं। कौन कौन से दोआब हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा दोआब है वो भी यही बनाती है, गंगा और यमुना का दोआब।
सबसे बड़ा दोआब है। तो देखिए दोआब क्षेत्र, सही मायने में दोआब होता क्या है, तो जो दोआब क्षेत्र है वो होता है दो नदियों के बीच का स्थान। दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के जो बीच का स्थान है, ठीक है नहीं, वो दोआब होता है। और अगर कृषि की दृष्टि से देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके दोआबों को देखें तो सबसे पहले देखिए पहला जो दोआब है वो है गंगा और यमुना का, गंगा और यमुना का दोआब। और गंगा और यमुना का दोआब बनाता कौन है, तो ये स्वयं ही बनाती हैं, ठीक है। अगर दूसरे दोआब की बात करें तो दूसरा जो दोआब है क्रम में वो है आपका रोहेलखंड का मैदान। कौन सा है, तो वो है रोहेलखंड का दोआब कहा जाता है, जिसको रोहेलखंड। रोहेलखंड का जो दोआब है, रोहेलखंड दोआब, इसको कौन बनाता है, तो इन नदियों की बात करें, ठीक है ना, तो जो गंगा की सहायक हैं इसमें रामगंगा और गोमती, इसको जो बनाती हैं वो है आपकी रामगंगा और गोमती। रामगंगा और गोमती नदी मिलकर जो दोआब बनाती है वो रोहेलखंड का दोआब बनाती है। अगर हम तीसरे की बात करें क्रम में, तो तीसरा दोआब है अवध का मैदान, गोमती और घाघरा बनाती हैं। जो अवध का दोआब है, अवध का दोआब क्षेत्र, अवध के दोआब क्षेत्र को बनाती हैं आपकी घाघरा और गोमती। घाघरा और गोमती नदी से मिलकर बना है आपका अवध का दोआब। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मैदान है, पूर्वी यूपी, जो पूर्वी यूपी का मैदान है या पूर्वी यूपी का जो दोआब है वो किससे मिलकर बना है, तो पूर्वी यूपी के दोआब को जो मिलकर बनाती हैं वो है आपकी घाघरा और गंडक। इसको दो मिलकर बनाती हैं, इसको दो मिलकर बनाती हैं घाघरा और गंडक। घाघरा और गंडक के मेल से बना हुआ है आपका पूर्वी यूपी का दोआब। अगला देखिए अगर पांचवें की बात करते हैं क्रम में, तो वो है आपका सारण का मैदान, गंडक और बूढ़ी गंडक। जो सारण का मैदान है ये गंडक से ही बना है। सारण का मैदान या सारण का जो दोआब है, सारण का मैदान या सारण का दोआब, ये गंडक और बूढ़ी गंडक, गंडक और बूढ़ी गंडक से बना हुआ है सारण का मैदान, ठीक है। अगले की अगर बात करें इस क्रम में, अगर हम छठवां देखें मैदान, तो मिथिला का मैदान है, बूढ़ी गंडक और कोसी बनाती है मिथिला का मैदान। मिथिला आप लोग जानते होंगे, मिथिला बिहार में है, सारण मिथिला दोनों ही बिहार में है, ठीक है। तो जो मिथिला का मैदान है या मिथिला का जो दोआब है वो कौन बनाता है, तो इसको बनाती है आपकी गंडक और कोसी। इसको जो बनाती है वो है आपकी बूढ़ी गंडक और कोसी, बूढ़ी गंडक और कोसी। और कोसी की देखो अगर बात करते हैं तो मैंने कहा गंगा में उत्तर की तरफ से आकर मिलने वाली नदी कोसी है। इसके अलावा इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है और सप्त कोसी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसकी जो धाराएं हैं वो 7 धाराएं हैं। ये 7 धाराओं से मिलकर बहती है और बहती हुई देखो जब 7 धाराएं मिलेंगी तो जो बहुत सारे अवक्षेपों को लेके आती है नीचे, ठीक है नहीं, या ये कहेंगे कि बहुत सारा जो उपजाऊ मिट्टी है उसको ये नीचे लेके आती है। और इससे क्या होता है कि इसका खुद का ही मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और खुद का मार्ग अवरुद्ध होने से फिर इसमें बाढ़ आने लगती है, कटाव करने लगती है ये बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये बिहार का शोक है। अब तक सबसे ज्यादा बार जिस नदी ने मार्ग बदला है वो कौन सी है, तो वो भी कोसी है, क्योंकि ये बार बार इसमें बाढ़ आती रहती है तो अपना रास्ता चेंज करती रहती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कोसी महत्वपूर्ण नदी है जो मिथिला का आपका दोआब या मिथिला का मैदान भी बनाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मैदान की बात करें तो कोसी और महानंदा। एक और मैदान की बात करें, अगर हम बात करते हैं जो पश्चिम बंगाल का मैदान है, तो पश्चिम बंगाल का मैदान कोसी, कोसी और महानंदा, कोसी और महानंदा से मिलकर बना हुआ है पश्चिम बंगाल का मैदान। तो गंगा के जो प्रमुख दोआब क्षेत्र थे, गंगा के जो प्रमुख मैदान थे वो मैंने आपको बताए। अच्छा, इसके अलावा देखिए
कुछ और बातें पूछ ली जाती हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि गंगा का जल खराब नहीं होता है, ठीक है, इसका क्या कारण है। और देखो वैसे भी इस नदी की बात करें तो बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जो अन्य तथ्य हैं हम एक बार उनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर बात करते हैं सबसे पहले कि जो गंगा का जल है वो खराब क्यों नहीं होता, तो उसका कुछ कारण है। उसका दो कारण हैं। एक तो देखिए इसमें ऊपर से जो आता है, जैसे जब ये पहाड़ों से जल होता हुआ आता है तो पहाड़ों में पाया जाता है आपका गंधक, गंधक पाया जाता है, ठीक है नहीं। और तो वो गंधक क्या करता है कि जल के साथ आ जाता है नीचे, ठीक है ना। और गंधक क्या होता है, तो गंधक भी आपके कीटाणुओं को मारता है, मारने का काम करता है। अच्छा, दूसरा जो कारण है इसका वो है आपका एक बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, ठीक है नहीं। तो बैक्टीरियोफेज ये क्या करता है कि ये भी जो सूक्ष्म कीटाणु पानी में पनपते हैं उनको मारने का काम करता है, ठीक है नहीं। तो ये दो कारण हैं। इन दो कारणों से क्या होता है कि जो गंगा का जल है वो खराब नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो जो गंगा है वो हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा क्या है, तो गंगा राष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है, ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। और इसमें रहने वाली जो डॉल्फिन मछलियां हैं जिनको क्या बोला जाता है, गंगा डॉल्फिन, उनको बोला जाता है गंगा डॉल्फिन। और जो गंगा डॉल्फिन है तो गंगा डॉल्फिन हमारा क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय नदी है और गंगा डॉल्फिन है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। कई बार आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। भारत में बहने वाला सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तब गंगा है। मैंने आपको बताया था इसका जो क्षेत्र रहता है वो कितना है, तो गंगा नदी तंत्र जो पूरा कवर करता है एरिया वो है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरता है, जो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। वैसे तो आप लोग देख रहे हैं कि सिंधु 12 लाख को घेरता है, ठीक है ना। सिंधु जो घेरता है वो 12 लाख को घेरता है। तो वो भारत से बाहर उनके क्षेत्र ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र का भी भारत से बाहर ज्यादा है और आपका सिंधु का भी भारत से बाहर ज्यादा है, ठीक है नहीं, गंगा का ही भारत में है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। ये गंगा नदी से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन थे, ठीक है। और बाकी की अभी और भी नदियां हैं, जो अन्य प्रमुख नदियां हैं उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है मित्र। और तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ो पढ़ाओ, लाइव बनाओ HPGS जोन, और जल्द ही वीडियो आ रहा है तो देखना ना भूलें।